नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की सीरीज में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हमने इस कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी के 3 चैप्टर कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा यह वीडियो होगा वह इस पुस्तक के चैप्टर 4 यानी कि 4 के रूप में होगा, जो कृषि से संबंधित है। तो आज का यह वीडियो इस जो कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 4 से संबंधित है। बाकी के पिछले तीनों चैप्टर के जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो चैप्टर है वह है कृषि, एग्रीकल्चर। तो चलिए चलते हैं पैराग्राफ की ओर। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी जो है वह निर्यात किया जाता है। तो जो कृषि है वह हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल खाद्य पदार्थों की पूर्ति करती है अपितु यह इसका आर्थिक महत्व भी है, जो कि उद्योगों में और निर्यात के क्षेत्र में देखा जा सकता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? यानी कि आपको कुछ ऐसे उद्योगों के नाम बताने हैं जो जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि से संबंधित जो उत्पाद हो उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप चीनी उद्योग ले सकते हैं, जिसमें कच्चे माल के तौर पर क्या उपयोग किया जाता है? गन्ना, जो कि एक फसल है। चलते हैं आगे। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया के भी कई उपवर्ग होते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होता है। तो उसमें से कृषि आर्थिक क्रियाओं के प्राथमिक वर्ग यानी कि किसके? प्राथमिक वर्ग के अंतर्गत आता है। कृषि जो है वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए, यानी कि भारत अपनी भौतिक विविधता के कारण तथा प्रौद्योगिकी और अन्य जो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें निर्वाह कृषि से लेकर वाणिज्यिक कृषि सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी कि यह जो कृषि है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यह अत्यधिक प्राचीन तौर तरीकों से की जाती है, और यह अब भी भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर होती है। यानी कि इस प्रकार की कृषि में किसी भी अन्य प्रकार की जो लागत
महत्वपूर्ण जो उपादान होते हैं, साधन होते हैं, जैसे कि उर्वरक या मशीनों का प्रयोग, कृषि यंत्रों का प्रयोग इत्यादि नहीं किया जा सकता है, ना ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होती है। इस प्रकार की कृषि में केवल उसकी निर्भरता जो होती है वह मानसून पर ही होती है। यह कर्तन दहन प्रणाली, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसलें उगाते हैं, यानी कि कर्तन दहन का प्रणाली। जैसे एक कोई भूमि का खंड है, यहाँ पे जो है वह पेड़ इत्यादि उगे हुए हैं। जो आदिम जाति या किसान होते हैं वह एक क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं और इन्हें साफ करते हैं, साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और इन क्षेत्रों में कृषि करते हैं। कुछ देर बाद जो होता है इसे छोड़कर वे फिर आगे चले जाते हैं और इसी प्रकार की एक भूमि पर पुनः कृषि करते हैं। तो इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? कृषि कर्तन और दहन प्रणाली। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, यानी कि जो कर्तन और दहन प्रणाली की कृषि होती है इसे देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम किसी के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में इसे पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा, यानी कि जो कर्तन और दहन प्रणाली होती है उसे इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और अंडमान में दीपा नाम से जाना जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। यह हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी शब्दावलियां हैं जिन्हें ध्यान में रखिएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। यह जो कर्तन और दहन प्रणाली है कृषि की, इसे मैक्सिको और जो मिडिल अमेरिका है उसमें मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुका, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड्डू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान भी कहा जाता है या परिंगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालेर या वाल्टेर, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जाना जाता है। तो यह एक प्रकार की जो एडिशनल जानकारी इस पैराग्राफ में उसको हमने देखा। अब चलते हैं आगे। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि से है? क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इस पैराग्राफ में मिल सकता है। तो इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। रिंझा असम के डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के
नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो यह किस प्रकार की कृषि है? अगर आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा होगा तथा इसके ऊपर वाले को, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। गहन जीविका कृषि, जो हमारा कृषि का अगला प्रकार होगा वह क्या होगा? गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है तथा जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गहन जीविका कृषि होती है यह एक जो श्रम प्रधान कृषि है, इसमें अत्यधिक श्रम का तथा इसमें सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी जो प्रारंभिक जो निर्वाह कृषि थी उसमें इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं थी। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव बढ़ता है। यानी कि जो कृषि है लगातार उत्तराधिकार के नियम के कारण उसका लगातार अपखंडन होता जा रहा है और उसका आकार जो है वह छोटा होता जा रहा है। तो इस प्रकार जो गहन जीविका कृषि है उसको हमने देखा। इसके अतिरिक्त हमारा अगला जो कृषि का प्रकार है वह है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। यानी कि वाणिज्यिक जो फसल होती है यह इसमें अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे कि सिंचाई के उत्तम साधन होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के बीज होने चाहिए जो कि लगातार वर्षों में बदलते रहें। इसके अतिरिक्त उत्तम क्वालिटी के रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक भी होने चाहिए जिसमें अत्यधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। यह इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वह वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें, यानी कि जो रोपण फसल होती है वह भी एक कॉमर्शियल जो खेती है वह होती है, जिसमें कई ऐसे फसलें आती हैं जिनका उपयोग औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण होती हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए होता है, जो रोपण कृषि होती है उसका उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और जो संचार के साधन संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो कृषि होती है उसके विकास के लिए
बाजार, परिवहन और संचार के साधन जो होते हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके आवाजाही के लिए, इनके परिवहन के लिए एक उत्तम साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हमने कृषि के अलग अलग प्रकारों को देखा और समझा। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है शस्य प्रारूप, जिसे हम फसल प्रतिरूप या फसल प्रारूप भी कह सकते हैं। इसको क्रॉप पैटर्न भी बोला जाता है, क्रॉप पैटर्न भी बोला जाता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि शस्य प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रतिरूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फूल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं जो होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। भारत भौतिक दृष्टि से तथा जो मौसमी या जलवायु दृष्टि से अत्यधिक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं, जिनका प्रभाव जो होता है वह फसलों की बुआई पर होता है। जिस प्रकार की जलवायु भौतिक स्थिति पाई जाएगी, वहाँ उसी प्रकार की खेती की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सभी कारक जो होते हैं वह शस्य प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। शस्य प्रतिरूप को हम समझ सकते हैं जैसे कि एक क्षेत्र हो गया, जैसे कि एक कोई क्षेत्र हम मान लेते हैं, और एक निश्चित समय में उस पूरे क्षेत्र में जिन जिन फसलों की बुआई की जाती है उसी को हम शस्य प्रतिरूप, जैसे कि एक वर्ष में यदि 2 फसलों की बुआई, एक गेहूं की एक धान की, तो वहाँ का जो शस्य प्रतिरूप होगा वह गेहूं और धान का पैटर्न दिखेगा। तो उसी को शस्य प्रतिरूप या क्रॉपिंग पैटर्न बोला जाता है, जिस पर जो होता है वह भौतिक दशाओं का अत्यधिक रूप से प्रभाव होता है। तो भारत में 3 जो शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रकार रबी की फसल को हमने समझा कि रबी की फसल जो होती है वह अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और यह जो है वह अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों प्रमुख फसलें हैं, जो कि उत्तर तथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में इसका जो संकेंद्रण है, इसका विकास है, वह ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में जो है वह जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वह अत्यधिक सफल हुआ। तो इस प्रकार से रबी की फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे अरहर हम बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण खरीफ की खेती है, यानी कि फसल है। पिछले कुछ वर्षों में चावल
पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। यह धान की जो है वह प्रजातियां हैं। इस प्रकार रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग एक वर्ष लगता है। इस प्रकार जो रबी की फसल, जायद की फसल होती है, यह एक शॉर्ट टर्म की खेती होती है, जो कि रबी और खरीफ फसलों के मध्य का जो एक गैप पीरियड होता है, उसी में इसकी खेती की जाती है। तो इस प्रकार हमने शस्य प्रतिरूप तथा जो भारत में पाई जाने वाली शस्य ऋतुएं हैं यानी फसल की ऋतुएं हैं, उनको भी हमने समझा। अब हम समझते हैं भारत में बोई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें तथा उनकी विशेषताएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि हैं। यानी कि मिट्टी, जलवायु और अन्य जो कारक होते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले, उनसे प्रभावित होकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खाद्य तथा अखाद्य फसलें बोई जाती हैं, जिसमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी इत्यादि महत्वपूर्ण है। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसल चावल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तथा इसका जो भौतिक इसका गुण है तथा जलवायविक रूप से यह कितनी सक्षम है, किस प्रकार की जलवायु चाहिए इसे, इन सब बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं तथा यह इनका वितरण किन किन क्षेत्रों में अत्यधिक है। तो चलते हैं अपनी फसल चावल की ओर। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जो कि मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर तक में काट ली जाती है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी, वह 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए आवश्यकता होती है। यानी कि ह्यूमिडिटी की जो आवश्यकता होती है वह अत्यधिक उच्च आर्द्रता चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो इस प्रकार जो चावल की फसल है वह देख सकते हैं कि यह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जिसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान यानी कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए। तो एक कुछ इसकी जलवायुविक विशेषताएं हैं। इसके साथ ही यह हम देख सकते हैं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में इसका जो वितरण होता है, इसकी सघनता जो है वह अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस मैप में भी हम चावल के प्रमुख क्षेत्र को देख सकते हैं। जो प्रमुख क्षेत्र है वह थोड़ा डार्क कलर से दिख रहा होगा आपको। इस क्षेत्र में देखिए, और यह क्षेत्र, इसमें थोड़ा अंतर दिखेगा, यह थोड़ा ज्यादा डार्क है। यह क्षेत्र अत्यधिक चावल की
विविधता पाई जाती है और प्रमुख फसल के रूप में चावल ही इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये असम का एरिया जो कुछ है तो इस प्रकार यह था, और ये जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है यह गौण फसल के रूप में चावल उगाई जाती है इन क्षेत्रों में। तो इस प्रकार मैप के जरिए भी हमने चावल के वितरण को समझा। इसके बाद हम अपनी महत्वपूर्ण फसल गेहूं की ओर चलते हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खुली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाली दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इस मैप में हम गेहूं से संबंधित जो भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं उसको देख सकते हैं। जो डार्क में है वह प्रमुख क्षेत्र और जो हल्का लाइट कलर में है वह गौण क्षेत्र है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन पंजाब हरियाणा राजस्थान का जो ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा है इधर का पंजाब से लगा हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा और फिर इधर जो मध्य प्रदेश का रीजन है वह प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में आता है। इसके अतिरिक्त जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे गेहूं एक गौण फसल के रूप में हो जाती है। तो इस प्रकार जो गेहूं का संकेंद्रण है वो देख रहे हैं किस प्रकार से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में संकेंद्रित है, जो कि यहाँ की जलवायु की स्थिति जो है वह गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक अनुकूल है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी फसल की ओर जो भारत में बोई जाती है वह है मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा कैल्शियम सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा कर्नाटक आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। यानी कि जो मिलेट होता है वह अत्यधिक रूप से कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इनमें भी जो ज्वार है वह तीसरी महत्वपूर्ण फसल भारत में है जो कि आंध्र प्रदेशों में पाई जाती है और यह एक रबी प्रकार की फसल है। और इसके अलावा मोटे अनाजों में बाजरा और रागी जैसे भी जो पोषक तत्वों से परिपूर्ण फसलें हैं वह भी उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार मोटे अनाज यानी मिलेट को हमने देखा और इनका वितरण क्षेत्र देखा कि किस प्रकार से यह महाराष्ट्र और उनके अतिरिक्त कर्नाटक आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाई जाती हैं। अब हम अपने अगले जो फसल हमारा हो उसकी ओर चलते हैं वह है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और हरियाणा इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल काली बलुआ दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु दूसरा उत्पादक राज्य। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम
झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी उगाई जाती है। तो इस प्रकार मोटे अनाजों में बाजरा के क्षेत्र को हमने देखा, जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में उगाया जाता है, और रागी जो है वह भी एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यह भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों का विवरण हमने देखा। इसके अतिरिक्त जो हमारी अगली महत्वपूर्ण फसल है वह है मक्का, जो कि अत्यधिक जो इम्पॉर्टेंट फसलों में से एक है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि यह मवेशियों के लिए चारा और खाद्यान्न दोनों प्रकार के उत्पादनों का उत्पादन करती है। यह एक खरीफ फसल है। यह खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई का उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार मक्का को हमने देखा कि यह किस प्रकार से एक खरीफ फसल है, परंतु बिहार के कुछ हिस्सों में यह रबी फसल के रूप में भी उगाई जाती है, जो कि अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती है, और उसके अलावा उसके बाद यह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश प्रमुख रूप से आते हैं। तो इस प्रकार हमने मक्के की खेती देखी, उससे संबंधित जलवायु विशेषताएं क्या है उसको हमने देखा। अब हमारी जो अगली फसल है वह है दालें। भारत में दालों के उत्पादन से संबंधित विवरण को हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पैराग्राफ की ओर। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होते हैं, यानी कि भारत जो है वह विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दाल जो होती है वह शाकाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं, जिसे हमने इसी चैप्टर में शुरुआत में ही देखा था। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, यानी कि जो फलीदार होने के नाते जो अरहर होता है उसको छोड़कर अन्य सभी जो दालें होते हैं वह वायु से नाइट्रोजन को लेकर भूमि की उर्वरता को बनाती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी कि रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं। तो इस प्रकार हमने दालों के उत्पादक के क्षेत्रों को देखा तथा इस प्रकार देखा कि कौन कौन सी, जैसे कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना इत्यादि मुख्य दाल जो दलहनी फसलें हैं। तो इनमें से एक प्रश्न आया कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और रबी की हैं। आप पहले ही देखा हमने कि कौन कौन सी दालें खरीफ और रबी की हैं फसलों, उनमें ही इसका उत्तर मिल जाता है। जैसे कि हम अरहर देख सकते हैं, यह एक प्रकार की खरीफ फसल है, और इनमें से जैसे कि चना हो गई और मटर हो गया, इस प्रकार की जो फसलें हैं वह रबी की खेती में आती हैं। तो इस प्रकार हमने प्रमुख खाद्यान्न पदार्थों को देखा। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलें हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर 4 के पार्ट 2 के रूप में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
क्योंकि यह वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो, जिससे आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। इसलिए आज का जो क्लास है उसे हम यहीं रोकते हैं और इस चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा पार्ट 2 के रूप में आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।